हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने पोलराइजेशन कर दिया जिसमें हमने डेफिनेशन दे दी कि द फिनोमिनन इन विच अनपोलराइज्ड लाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोलराइज्ड लाइट इट्स कॉल्ड पोलराइजेशन। और उसमें भी हमने टू टाइप्स ऑफ पोलराइजर कर दिए, एक टूरमेलिन प्लेट, सेकंड निकल प्रिज्म जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है ओनली टूरमेलिन प्लेट। और उसमें भी याद रखो कि टूरमेलिन प्लेट इज वन ऑफ द नेचुरल पोलरॉइड। ओके, अब अनपोलराइज्ड लाइट में हमने बोला था कि द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर इन ऑल डायरेक्शन, बट इन पोलराइज्ड लाइट इट इज पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द टूरमेलिन प्लेट। ओके, चलो अब उसी में एक चीज जो है वो आगे करते हैं कि हमने ऐसा बोल दिया टूरमेलिन प्लेट से रिलेटेड कि सपोज दिस वन इज द टूरमेलिन प्लेट, दिस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द टूरमेलिन प्लेट। अगर ऐसा पूछे कोई कि व्हाट इज the meaning of optic axis of the tourmaline plate, then optic axis nothing but the direction of the tourmaline plate। चलो उसके ऊपर अगर हम यहाँ पर unpolarized light incident करें, then tourmaline plate allow only the electric field vectors which are parallel to the its optic axis। तो यही हम बोल देंगे कि दिस ऑल आर द पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट में अगर मैं यहां पर एक ऐसा प्लेन जैसा कंसीडर कर रहा हूं, ये ए बी सी डी, तो दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, अदरवाइज वाइब्रेशन। अब प्लेन ऑफ ऑसिलेशन या फिर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या? तो ऐसा बोल सकते हैं द प्लेन कंसिस्टिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड the direction of the propagation of the light। ये जो हमने बोला कि लाइन AB and लाइन DC is gives the direction of propagation, और ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये देखो कि ये लाइन देखो और इसी में से ये प्लेन पास हुआ, तो ऐसा बोल सकते हैं द प्लेन कंसिस्टिंग द डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट एंड द parallel component of the plane polarized light, it's called plane of vibration, plane of oscillation। अब इससे अगर मैं परपेंडिकुलर प्लेन एक इमेज करूं जिसको मैं बोल दूं a dash, b dash, c dash and d dash, इसका मतलब the plane passing through the beam of plane polarized light and perpendicularly to the plane of vibration, it's called plane of polarization। मतलब ये जो हमने प्लेन कंसीडर किया इसको बोल सकते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसका मतलब यहां पर अगर हम सोचें कि ये जो भी ऐसे पैरेलल कंपोनेंट है उससे पास होता हुआ प्लेन, दैट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, और ये जो भी बीम ऑफ लाइट हुई उससे परपेंडिकुलर प्लेन, इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। देन एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज 90 डिग्री। ऐसा कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर होता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन? दैट इज 90 डिग्री, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इससे रिलेटेड पोलराइजेशन से रिलेटेड अब हमारे दो टॉपिक बाकी है, एक
the polarization by scattering of the light, and second the polarization by reflection of the light. तो पहले करते हैं polarization by scattering of light. तो स्कैटरिंग हमें पता है व्हाट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. तो स्कैटरिंग के चीज में हमने आगे चैप्टर में बोल दिया था कि व्हेन एवर द लाइट इंसिडेंट ऑन एनी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इनिशियली दिस पार्टिकल एब्जॉर्ब द लाइट एंड अगेन दे री-रेडिएट द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन with different proportion. It's called scattering of the light. अब इसमें हमें करना है polarization by scattering of the light. Then polarization by scattering मतलब scattering से जो polarization है वो always perpendicular direction से ही मिलता है. इसका मतलब तुम ऐसा कोई भी हमारा स्काई है जो हमें ऐसे ब्लू कलर का दिखता है, अब वो ऐसा क्लियर स्काई है मतलब क्लाउड्स बहुत कम है और ऐसा क्लियर है, तब तुम ऐसा करोगे अगर तुम्हारे पास कोई भी एक ऐसा पोलैरॉइड है और उसको तुम वहां से ऐसे स्काई को देखो तो स्काई का जो कलर है उसमें तुम्हें थोड़े बहुत वेरिएशन दिखेगी. मतलब जो ब्लू कलर हमें ऐसे रियल आई से दिखता है और फिर पोलैरॉइड से तुम वही देखोगे तो वो जो ब्लू कलर है वो थोड़ा और शाइनिंग जैसा हो जाएगा. एंड दैट इज द केस ऑफ पोलराइजेशन. और वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होता है. इसका मतलब अगर तुम सोचो कि यहाँ पर कोई भी ये अनपोलराइज्ड लाइट, अब अनपोलराइज्ड लाइट में हमने बोला था कि अनपोलराइज्ड लाइट मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट, एक पैरेलल एंड दूसरे परपेंडिकुलर. इसका मतलब चलो यहाँ कोई भी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है और ये हम बोल देते हैं हमारा एज ए अनपोलराइज्ड लाइट. जो एरो है उसको तुम परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलो एंड जो डॉट है उसको तुम परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल दो. इसका मतलब ये जो एक्सिस है ओके तो इससे जो पैरेलल है उसको तुम पैरेलल कंपोनेंट बोलो. और हमने बोला था कि यहाँ पर कोई भी एंगल बनेगा तो ये वाला जो है वो यहाँ जैसे इंसिडेंट होगा तो यही एंगल थीटा बनेगा. तो इसका हमें पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा. देन पैरेलल एरो से दिखाएंगे और परपेंडिकुलर डॉट से दिखाएंगे. सब this type of unpolarized light whenever incident on the atmospheric particle, this atmospheric particle reflect the light, otherwise you can say scatter the light which is perpendicularly to the direction of propagation in which only perpendicular component is scattered. और यहाँ पर ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर जो है वो ऐसे ग्राउंड पर है और हम ऐसे ऊपर स्काई को देख रहे हैं तो जो भी लाइट वहां से आ रही है उसके एग्जैक्ट हम परपेंडिकुलर देखते हैं, ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा. देन दिस ऑल आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट बट दिस ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर. देन दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. This is called polarization by scattering. और ऐसे ही जैसे एक ही डायरेक्शन वाली लाइन है तो ये जो पोर्शन है वो थोड़ा हमें ऐसा शाइनिंग जैसा दिखेगा. जो ब्लू कलर है रियल आई से तुम्हें जो ब्लू कलर दिखेगा उससे शाइनिंग वाला तुम्हें पोलराइज्ड लाइट में दिखेगा. दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. चलो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एज ए पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, जिसमें हमें प्रूफ करना है ब्रिस्टल्स लॉ. राइट, मतलब दो टॉपिक बोलेंगे. इट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, अदरवाइज बोल देंगे ब्रिस्टल्स लॉ. साइंटिस्ट ब्रिस्टल ने ऑब्जर्व किया है
और उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग कि सपोज दिस वन इज अवर कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, कोई भी तुम मीडियम ले सकते हो, वाटर या फिर ग्लास या कोई भी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑयल ले सकते हो लेकिन ऑयल शुड बी ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट रे इसके अंदर रिफ्रैक्ट होनी चाहिए बस। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, और यहां ले लो अभी एयर, तो उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1 एज ए 1 बोल दो, तो इसके लिए तुम ईटा 2 ओनली ईटा बोल सकते हो। ओके, अब यहां पर कोई भी ऐसी लाइट दैट बेसिकली द वॉल लाइट इज अनपोलराइज्ड, मतलब जो सन में से लाइट आती है डायरेक्टली इट इज अनपोलराइज्ड। फिर हमारे घर पे जो भी सोर्सेस है, मतलब ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वो सभी अनपोलराइज्ड लाइट ही प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बेसिकली द सोर्स ऑफ लाइट इज अनपोलराइज्ड लाइट। तो यहां पर अगर तुम बोलो कि ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट में हमने बोला था कि दो ही कंपोनेंट है, एक पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो whenever the unpolarized light incident on the any transparent surface, the two phenomena can happen. The some amount of light is reflected and some amount of light is refracted. Okay, and this is called angle of refraction R. Angle of incident और angle of reflection तो सेम ही होगा। चलो अब करना है हमें पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, मतलब जो भी ये रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कोई भी एक एंगल पर ही पोलराइज होती है, मतलब whenever unpolarized light incident on any transparent surface, whatever the light is reflected, it is initially partially polarized. इसको हम partially polarized बोलेंगे, मतलब इसके अंदर हमें दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, पैरेलल भी मिलेगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी मिलता है। एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड कि state of polarization changes by the angle of incident, मतलब तुम यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करो, यहाँ पर पोलराइजेशन चेंज होगा, मतलब जो पार्शियली पोलराइज्ड है कोई एक एंगल पर टोटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। देखो फिर से कि जो भी हम अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करेंगे, करना है हमें पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसी पर हमें कंसंट्रेट करना है। तब जो भी अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो तो इनिशियली रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, पार्शियली मतलब उसमें पैरेलल एंड परपेंडिकुलर दोनों। इन शॉर्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज स्टिल सम अमाउंट अनपोलराइज्ड, सॉरी द सम अमाउंट अनपोलराइज्ड, क्योंकि दोनों कंपोनेंट है उसके अंदर, पैरेलल भी है परपेंडिकुलर भी। ओके, अब ये स्टेट ऑफ पोलराइजेशन चेंज होगा बाय चेंजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो कोई एक एंगल पर क्या होगा, कोई एक वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली प्लेन पोलराइज्ड। ये जो लाइट है वो टोटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी, जिसमें हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेंगे। अब ये परपेंडिकुलर है लेकिन सभी परपेंडिकुलर, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, लेकिन हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है ओनली 50% light is reflected, the most of the light is refracted। तो यहाँ पर हमें 50% ही पैरेलल कंपोनेंट मिलते हैं, और तब जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको बोलते हैं थीटा पी, एंड थीटा पी का नाम है एंगल ऑफ
पोलराइजेशन। हमने बोला कि फॉर वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली प्लेन पोलराइज्ड, दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तब हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम ही होता है, दिस एंगल इज आल्सो प्लेन ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब जैसे लाइट प्लेन पोलराइज होती है तब दूसरी इफेक्ट साथ में होती है कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब दो फिनोमिना साथ में होती है। जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड हुई उसी टाइम पर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट 90 डिग्री पर ही जाती है। तो ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ कि उस टाइम पर दोनों जो है वो 90 डिग्री पर ही। अब यहाँ पर मैं 15% ये मिले तो बाकी के जो भी 85% परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो यहाँ पर एंड जो भी पैरेलल कंपोनेंट है वो भी हमें यहाँ पर ही मिलेंगे। इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट को तुम पाई कंपोनेंट बोल दो और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सिग्मा बोल दो ऐसे नोटेशन के लिए। तो यहाँ पर हमें ओनली 15% सिग्मा मिलेंगे, यहाँ पर 85% सिग्मा एंड 100% पाई कंपोनेंट इधर। तो ये जो लाइट है वो तो अनपोलराइज्ड ही हुई क्योंकि इसमें हमें दोनों कंपोनेंट मिले। रिफ्रैक्टेड लाइट में यहाँ पर तो दोनों कंपोनेंट है, तो दिस इज अनपोलराइज्ड। पोलराइज्ड कौन सी हुई? ओनली रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अब अगर हम r के लिए सोचें देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r? तो देखो ये पूरा एंगल तो 180 होगा, तो डायग्राम में से हम r क्या बोल सकते हैं? तो 180 में से कितना निकाल देंगे? 90 एंड थीटा p दोनों माइनस कर देंगे। आया समझ में कि नहीं? 180 में से तुम 90 और थीटा p दोनों निकाल दो, दैट इज द r। देन what I can say about r? It is 90 minus theta p, क्योंकि 180 minus 90, this is 90. Then angle of refraction is 90 minus theta p. चलो अब in case of refraction Snell's law लगा दो। Then by applying Snell's law, what we can say? eta 1 sin theta p is equal to eta 2 मतलब eta sin r। तो sin theta p is equal to eta sin 90 minus theta p। तो sin 90 minus theta that is cos theta p, ये sin theta p हुआ। Therefore what I can say about the eta? तो sin upon cos that is tan theta p। That means the refractive index of the material is equal to the tangent of the angle of polarization, and that is Bristol's law। बस यही ब्रिस्टल्स लॉ है। इसका मतलब अगर हमें कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो उसका हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। जो भी मीडियम है, जस्ट कंसीडर ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, देन 10 के टेबल में 1.5 एंगल देख लो, दैट इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। वही एंगल पर अगर तुम लाइट इंसिडेंट करो ग्लास के ऊपर तो रिफ्लेक्टेड लाइट तुम्हें प्लेन पोलराइज्ड मिलेगी। अब देखो यहाँ पर कि अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है कि नहीं वो कैसे मालूम करें? कि चलो हमने पहले बोला कि इनिशियली लाइट है वो ऐसे अनपोलराइज्ड है, पार्शियली पोलराइज्ड है, और फिर कोई एक एंगल पर प्लेन पोलराइज्ड हो गई, तो मालूम कैसे करें? तो वही तो हमने आगे डिस्कशन किया एक बार, एनालाइजर। यहां पर एक टूरमेलिन प्लेट रखो, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसके पाथ में टूरमेलिन प्लेट रखो,
और वो टूरबुलेंट प्लेट को कंटिन्यूअसली रोटेशन देते जाओ। अगर वन कंप्लीट रोटेशन में तुम्हें हर बार थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी मिल रही है, इसका मतलब द लाइट इज पार्शियली पोलराइज, अभी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन वन कंप्लीट रोटेशन पे अगर 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली और 2 बार 0 मिली, देन लाइट इज प्लेन पोलराइज। वो हमने बोला था कि अगर ऐसे पोलराइज लाइट इंसिडेंट करोगे तो वन कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा, तो लाइट पास होगी टूरबुलेंट प्लेट से, उसकी इंटेंसिटी 2 बार मैक्सिमम और 2 बार 0 मिलेगी। तो अगर कोई भी एंगल के ऊपर ऐसा तुम्हें मिल जाए 2 बार मैक्सिमम एंड 2 बार 0, तो वही हो गया उसके लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो प्रैक्टिकली भी तुम कर सकते हो और थियोरेटिकली भी यहाँ पर n = tan थीटा की दोनों आंसर तुम्हें सेम टू सेम ही मिलेंगे। एंड दिस इज द केस ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसमें ये ब्रिस्टल्स लॉ तुम्हें प्रूफ करना है। ओके, चलो अब इसी के हमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी आज स्टार्ट करने हैं। तो देखो अब एग्जाम्पल नंबर 1 से क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर तो एग्जाम्पल 1 में हमें दे रखा है कि व्हाट स्पीड शुड द गैलेक्सी मूव विथ रिस्पेक्ट टू अस सो दैट सोडियम लाइट एट, जिसका वेवलेंथ हमें दे रखा है 589.0 नैनोमीटर, इज ऑब्जर्व एट λ2 बोल देते हैं 589.6 नैनोमीटर। ओके, तो यहां पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब फ्रीक्वेंसी कब डिक्रीज होती है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेनेवर द गैलेक्सी मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ, अगर नियरर आ रही है तो ऐसा बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस। यहां पर वेवलेंथ इंक्रीज हुई, 589 से 589.6 हुई, इसका मतलब द गैलेक्सी मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके, चलो तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एक इक्वेशन है कि डेल्टा न्यू बाय न्यू इज इक्वल टू डेल्टा लेमड़ा अपॉन लेमड़ा बोल सकते हैं इज इक्वल टू माइनस v अपॉन c, दैट इज द केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ओके, तो यहां पर हमें उसकी वेलोसिटी ही करनी है। अब यहां पर जो भी हमें चेंज इन वेवलेंथ मिला है, तो चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा, तो हियर बोल सकते हैं व्हाट अबाउट द चेंज इन वेवलेंथ, देन चेंज इन वेवलेंथ इज 0.6 नैनोमीटर। ओके, अब यहां पर हमें उसकी वेलोसिटी ही चाहिए। तब यहां पर अगर हम चेंज इन वेवलेंथ करें तो चेंज इन वेवलेंथ ऑलवेज हमें करना है इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे मतलब यहां पर हमें मिलेगा -0.6 नैनोमीटर। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें चेंज इन वेवलेंथ हमें इनिशियल माइनस फाइनल ही करना है और तभी हम यहां पर ये रूल लगा सकते हैं। बस अब यहां पर अगर हम v को सब्जेक्ट कर दें, देन v इज इक्वल टू डेल्टा लेमड़ा इनटू c माइनस 5 अपॉन लेमड़ा, लेमड़ा मतलब इनिशियल वेवलेंथ लेमड़ा 1। ओके, चलो तो अब ये माइनस और ये भी माइनस हुआ 0.6। अब देखो नैनोमीटर इन दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 × 10⁸ और लेमड़ा 1 मतलब 589 नैनोमीटर, तो दोनों में से कैंसिल मतलब नो नीड टू कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू मीटर। चलो तो यहां पर हमें स्पीड जो है वो कितनी मिलेगी, तब यहां पर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3 × 0.6 डिवाइडेड बाय 589,
that is 0.00305. 0.00305 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहां पर अगर मुझे 10⁵ लिखना है तो 10⁵ अगर 5 लिखना है तो यहां पर मैं कर सकता हूं 305 10⁵ मीटर पर सेकंड। सॉरी 1, 2 and 3, तो ये हो जाएगा 3.05 10⁵ मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहां पर ये 5 के बाद 6 भी है तो इसको मैं 3.06 भी बोल सकता हूं 10⁵ मीटर पर सेकंड। चलो इसी में अगर मैं यहां पर 10⁵ लिखूं तो 2 और मल्टीप्लाई होगा 306 और 10⁵ मतलब किलोमीटर, देन 306 किलोमीटर पर सेकंड पॉजिटिव मिला। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि गैलेक्सी मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ। पॉजिटिव भी मिला मतलब अवे बोलेंगे, और अगर नेगेटिव मिला वहां पर आंसर तो बोलेंगे टूवर्ड्स द अर्थ। ये भी चीज याद रखनी है, अगर वेलोसिटी का आंसर पॉजिटिव देन जो भी चीज है वो ऐसे दूर जा रही है अर्थ से, और नेगेटिव मिला मतलब नियर। तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर इसलिए बोलेंगे गैलेक्सी मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। वो हमें यहाँ से भी आइडिया मिल सकता है। ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट का आंसर। अब देखो 10.2 में जनरल क्वेश्चंस है, क्या बोला कि whenever monochromatic light is incident on the surface separating two media, the reflected and refracted light both have the same frequency of incident frequency. Explain why. तो हमने बोला था आगे चैप्टर में कि कभी भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी कि रिफ्रैक्ट होगी, द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्यों? तो यहां पर हमें बोलना है उसी का आंसर ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द फिनोमिनन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वो क्या है? द फिनोमिनन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। मतलब जो भी ट्यूबलाइट में लाइट इंसिडेंट हुई, अगर वो कोई भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी, वो लाइट का सोर्स तो चेंज होने वाला नहीं है। देन दिस इज द फिनोमिनन ऑफ सोर्स ऑफ द लाइट, एंड दैट्स व्हाई रिफ्लेक्ट हो के रिफ्रैक्ट हो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। हाँ, अगर वेवलेंथ पूछे तो ऐसा बोल सकते हो उसके एडिशन में कि वेवलेंथ इज द फिनोमिनन ऑफ मीडियम ऑफ द लाइट। तो फ्रीक्वेंसी इज द फिनोमिनन ऑफ सोर्स एंड वेवलेंथ इज द फिनोमिनन ऑफ मीडियम। तो अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ओके, चलो फिर से करें। Whenever light travels from rarer to denser medium, the speed decreases. Thus, the reduction is simply reduction of energy carried out of the wavelength. मतलब जैसे तुम बोलते हो कि रेयर से डेंसर गई उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिल जाएगा, ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी से। ओके, अब यही बोला है कि दिस सिंप्लीफाइज द एनर्जी डिक्रीजिंग ऑफ द लाइट। तो एनर्जी जो है या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए उसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। जैसे बोल सकते हैं कि एनर्जी बोलो या फिर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। दैट्स व्हाई वहां पर से स्पीड डिक्रीज होगी, डजंट मीनिंग दैट एनर्जी डिक्रीजेस। चलो थर्ड, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट intensity is determined by the square of the amplitude of the wave. What determines the intensity of a light in photon picture of light?
वेव पिक्चर के हिसाब से हमने बोला कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। देन फोटोन अगर है कि फोटोन पिक्चर ऑफ द लाइट में, मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर है, तब वहां पर इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? देन फॉर द फोटोन पिक्चर द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। याद करो, इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर। जितने इंटेंसिटी हाई, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज लार्ज। ओके, तो ऐसे हमें तीनों के आंसर लिखने हैं। चलो फिर नंबर 3 क्या है? नंबर 3, तो नंबर 3 के हिसाब से हमें दे रखा है कि 2 slits made of 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when the blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? यहाँ पर अगर हम 10.3 के हिसाब से बोल दें तो पहले डेटा लिख देते हैं। The two slits separated मतलब distance between two slits small d, that is 1 millimeter, 1 mm, 10⁻³ meter, and the distance between screen and the slit is always denoted as capital D, and that is 1 meter दिया हमने, and wavelength is 500 nanometer means 10⁻⁹ meter। एंड क्या पूछा है? देन व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन? तो फ्रिंज सेपरेशन का तो हमारे पास इक्वेशन है कि फ्रिंज सेपरेशन बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, देन इट इज 500 10⁻⁹ 1 and 10⁻³ Then what about the value of the beta? We can say 500 into, ये ऊपर आएगा तो +3 -9 -6 is equal to the 5 into 10⁻⁴। ओके, और ये हो जाएगा आंसर मीटर में। चलो अगर मिलीमीटर में आंसर करना है तो बोल सकते हैं 0.5 and 10⁻³ मतलब 0.5 मिलीमीटर। द फ्रिंज सेपरेशन मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट या टू डार्क फ्रिंज इज 0.5 mm, जिसको हम बोल सकते हैं फ्रिंज विड्थ ऑल्सो। ओके, ब्राइट की कितनी होगी? 0.5, डार्क की भी कितनी होगी? 0.5 mm। चलो ओके, अब नंबर 4 क्या दिया हमें 4 में? वो भी उसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। फर्स्ट, ए स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। क्या होगा फ्रिंज सेपरेशन में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, जिसमें अगर स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, तो जो भी ऐसे प्लेन ऑफ द स्लिट है उसके लिए हमारे पास कोई भी पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ले लो, देन इट इज लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, अब अगर हम फ्रिंज सेपरेशन मतलब जो डिस्टेंस कैपिटल डी है उसको हम इंक्रीज करें, अवे ले जाए स्क्रीन को, तो डी इंक्रीजेस तो बोल सकते हैं फ्रिंज सेपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो डी इंक्रीजेस, फ्रिंज सेपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, सेकंड, द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम हो गई तो देखो उसमें भी हमने बोला था कि पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा होता है। अब डायरेक्टली प्रपोज्ड वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुई देन द फ्रिंज सेपरेशन आल्सो डिक्रीजेस, मतलब वेवलेंथ डिक्रीजेस तो फ्रिंजेस गेट्स नैरो हो जाएगी, ऐसे पास में आ जाएगी। ओके, देन थर्ड,
the separation between two slit increases. The separation between two slit मतलब स्मॉल d, अगर स्मॉल d तुम इंक्रीज करोगे तब ऐसा बोल सकते हो कि the separation decreases because x small d upon capital D है. ओके, तब यहां पर जो भी फ्रिंज सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इंक्रीज करोगे, देन जो भी फ्रिंज सेपरेशन है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास उसकी फॉर्मूला है कि d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा. तो फिर साइन थीटा हम बोल सकते हैं n लेमडा अपॉन d, मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल d. फिर द सोर्स इज मूव क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन. अगर तुम सोर्स को क्लोजर, जितना क्लोजर ले जाओगे उतना जो फ्रिंज सेपरेशन है वो भी डिक्रीज होगा. सोर्स जितना दूर है उतना हमें फ्रिंजेस ऐसे थोड़ी डिस्टेंस पर दिखेगी. जितना तुम ऐसे सोर्स को नियर ले जाओगे फ्रिंज सेपरेशन डिक्रीजेस. देन विड्थ ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज. अगर तुम विड्थ ऑफ द सोर्स इंक्रीज करोगे तो ज्यादा लाइट पास होगी, ज्यादा लाइट पास हुई देन फ्रिंज सेपरेशन ऑल्सो डिक्रीजेस. और फिर वन पर्टिकुलर जो भी उसकी विड्थ है उसके बाद हमें फ्रिंजेस नहीं मिलेगी, ओनली हमें सोर्स से मतलब लाइट ही दिखेगी, फ्रिंजेस डिसअपीयर. उसके लिए नैरो स्लिट चाहिए ऐसे. और वही लास्ट में द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द व्हाइट कलर. तो हमने बोला था कि अगर हम व्हाइट कलर यूज करें तो हमें सेंटर में ब्राइट फ्रिंज, मतलब सेंटर में सिर्फ ब्राइट मिलेगी, बाकी जो फ्रिंजेस है वो कलर वाली मिलेगी, जिसमें रेड कलर सबसे पास और ब्लू कलर सबसे दूर होगा. मतलब व्हेन एवर मोनोक्रोमेटिक लाइट रिप्लेस्ड बाय द व्हाइट लाइट, द सेंट्रल fringe is white. Rest of all fringes are colored, in which the red color nearer to the central bright and the blue color is far away from the central bright. ओके, तो ऐसा हमें आंसर इसके अंदर लिखने हैं. चलो अब नंबर 5. तो नंबर 5 में क्या बोला हमने कि इन एग्जाम्पल 10.3 मतलब ये डेटा हमें यूज करना है उसका. व्हाट शुड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू बी टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा इन डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न. देखो ये 5 का क्वेश्चन है, पहले उसको समझो कि क्या बोलना चाहता है. एग्जाम्पल 10.3 मतलब ये डेटा तो हमें यूज करना है. अब उसमें क्या, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट बी टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा इन डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न. मतलब हमें जो सिंगल स्लिट में हमें जो भी ऐसा सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है उसी में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें 10 मैक्सिमम मिले, देन व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट. समझ में आया? सिंगल स्लिट, तो सिंगल स्लिट से हमने बोला था कि सेंट्रल मैक्सिमम है उसकी विड्थ सबसे ज्यादा होती है. तो सिंगल स्लिट से अगर हम एक्सपेरिमेंट सोचे तो देखो ये कोई भी एक सिंगल स्लिट, यहाँ पर स्क्रीन और यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यहाँ पर हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिला. तो ये जो है सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर, अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर इसके अंदर हमें 10 मैक्सिमास मिल रहे हैं. देन व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट. फिर से देखो क्या है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट बी टू ऑब्टेन 10 maxima of the double slit pattern within the central maxima of single slit
पैटर्न आया समझ में कि सिंगल स्लिट में जो हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है उसी के अंदर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें 10 मैक्सिमम मिल रहा है। तब 10 मैक्सिमम मिला वो डबल स्लिट, देन व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। ओके, तो बस वही हमें फाइंड करना है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि द फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ तो हमें दे रखे हैं ये जो हम 10 से अगर देखें देन फ्रिंज विड्थ इज 0.5 mm। हाँ, तो यहां पर बोल सकते हैं हम कि 10.5 में फ्रिंज विड्थ बीटा इज 0.5 mm। ओके, ये हुई फ्रिंज विड्थ, मतलब द विड्थ ऑफ ईच फ्रिंज, मतलब आइदर तुम ब्राइट बोलो या फिर डार्क। तो उसी में अब 10 फ्रिंज के लिए उसकी विड्थ कितनी होगी, ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर 10 फ्रिंजेस, तो 10 फ्रिंजेस के लिए विड्थ कितनी होगी, देन 0.5 into 10 दैट इज 5 mm। तो जो भी 10 फ्रिंजेस ऐसे मिल रही है तो ये जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 5 mm हो गई। आया समझ में? और वही 5 mm अब सिंगल स्लिट के लिए है, तो सिंगल स्लिट का हमारे पास उसका एंगुलर डिस्टेंस है, तो ऐसा बोल सकते हैं नाउ फॉर सिंगल स्लिट, तो सिंगल स्लिट के लिए क्या होगा, इट इज 2 λ/d। जैसे हमने बोला था कि एक साइड का एंगल थीटा है देन इट इज λ/d, तो ये तो दोनों साइड के लिए हो गया, मतलब 2 थीटा हो गया, 2 λ/d, और वही हो गया 5 mm। क्या हुआ, सिंगल स्लिट के अंदर जितना विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम का है उसी के अंदर हमें 10 मैक्सिमास मिल रहे हैं, तो बस उसी को तो कंपेयर करना है। दैट 2 λ/d इज इक्वल टू 5। ओके, अब 5 mm है तो इसको हम 10⁻³ भी कर सकते हैं मीटर में, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो हम मीटर में दे रखी है। तब व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, d कितना होगा, देन इट इज 2 λ/5 into 10⁻³ और लैम्बडा जो है वो हमारे लिए 500 10⁻⁹, तो 5 into 10⁻⁻ तुम 7 भी बोल सकते हो। ओके, तो ये तो 5 कैंसिल हो गए, 2 into 10⁻⁻7 + 3 - 4 मीटर, इसका मतलब 0.2 10⁻³ 0.2 mm। Then width of the each slit is 0.2 mm। समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है उसके लिए सिंपल वर्ड में बोल दूं तो क्या होगा कि सिंगल स्लिट में सेंट्रल मैक्सिमम में जितनी उसका रीजन है उसी रीजन के अंदर हमें 10 फ्रिंजेस मिल रही है। तो एक फ्रिंज की विड्थ 0.5 है तो 10 फ्रिंज की कितनी होगी, इतनी होगी। तो यही रीजन अब सेंट्रल मैक्सिमम का है, दैट इज 2 λ/d। बस कंपेयर कर दो, d मिल जाएगा। ओके, चलो नंबर 6 क्या है, नंबर 6 के अंदर assume that the light of wavelength 6000 angstrom is coming from a star. What is the limit of resolution of telescope whose objective has diameter 100 inch? देखो, अब यहां पर जो डायमीटर है 10.6 में हमें जो डायमीटर दे रखा है वो बोला हुआ है 100 इंच। तो याद रखो कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इतना सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये 100 इंटू 2.54 करोगे
then it is 254 सेंटीमीटर, दैट इज द कैपिटल D। और क्या चाहिए हमें, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला है हमारे पास है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज रिजॉल्विंग पावर, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज 1.22 लैम्ब्डा अपॉन D। बस ये 1.22 लैम्ब्डा, वेवलेंथ कितनी दे रखी है हम 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 × 10⁻⁷ बोल। और कैपिटल D क्या है, इट इज 254, देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, तो ऐसा कर सकते हैं 254 × 10⁻²। ओके, बस इसका सॉल्यूशन कर दो, ये है 1.22 × 6 डिवाइडेड बाय 254, देन इट इज 0.0288 × 10⁻⁵ दिस इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब इसमें दोनों मीटर है, कैंसिल हो जाएगा, बस एज इट इज। बस अब इसको अगर तुम्हें 2.9 लिखना है तो 2.9 करोगे तो यहां पर 10⁻⁵ की जगह पर हो जाएगा 10⁻⁷, और एंगल में आंसर इसीलिए हम रेडियन बोल सकते हैं। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तुम उसको थीटा बोल सकते हो, देन दिस इज थीटा इज 2.9 × 10⁻⁷ रेडियन। ओके, चलो फिर नंबर 7, क्या है नंबर 7 के अंदर, जिसमें हमें फ्रेस्नेल डिस्टेंस करना है। देखो, फॉर व्हाट डिस्टेंस द रे ऑप्टिक्स इज ए गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेनेवर aperture is 3 millimeter wide and wavelength is 500 nanometer। तो देखो यहां पर ही इसका आंसर हम लिख सकते हैं, नंबर 7 कैपेचर। एपेचर का मतलब होता है D, 3 मिलीमीटर मतलब -3 मीटर, एंड वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, तो 5 × 10⁻⁷ बोल सकते हैं। देन कब तक रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेटर मतलब फ्रेस्नेल डिस्टेंस होगा, कि जब तक वो विदाउट डिफ्लेक्शन मूव करे। देन फ्रेस्नेल डिस्टेंस हमने बोला था इट इज d²/λ। देन 3 मतलब 9 × 10⁻⁶, ये 5 × 10⁻⁷, इसमें 9/5 करोगे तो 1.8 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 मतलब 0.18, सॉरी -7 ऊपर जाएगा तो +1 होगा, और +1 हुआ तो इट इज 18 मीटर। तो 18 मीटर तक वो स्ट्रेट लाइन में लाइट जा सकती है ऐसे। चलो अब एग्जांपल नंबर 8, देखो सभी एग्जांपल है वो बहुत ही ऐसे स्मॉलर एग्जांपल है, हाँ लिखते जाना साथ साथ में और उसको भी ऐसे कंसीडर करते जाओ। अब नंबर 8 है वो देखो बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट, क्या बोला है, discuss the intensity of transmitted light whenever the polaroid sheet is rotated between two cross polaroid। टू क्रॉस polaroid उसमें एक polaroid हमें रोटेट करना है। इसका मतलब अगर यहां पर एक polaroid सोचूं मैं P1 और एक polaroid यहां पर ले लूं थर्ड polaroid P3, जो क्रॉस polaroid मतलब इसकी ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है, तब यहां पर एक और पोलराइड को हमें रोटेट करना है P2, जो इन दोनों के बीच का एंगल बोल देंगे थीटा, एंगल बिटवीन P1 and P2 is थीटा।
अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच का एंगल रहेगा 90 माइनस थीटा। देयरफॉर एंगल बिटवीन P2 and P3 is 90 minus theta। अब अकॉर्डिंग टू द मालस लॉ हमें पता है कि अगर थीटा एंगल है तो यहां से जो भी लाइट पास हुई उसका जो भी इंटेंसिटी हुई वो हो जाएगी I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। देन ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट passes through Polaroid P2 will be I is equal to I naught cos square theta। ओके, आया समझ में? अब अगर यहां पर ये लाइट अब यहां पर आ गई, देखो यहां पर कितनी आई लाइट I is equal to I naught cos square theta। ये लाइट इंसिडेंट हुई, इन दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है। तो अब जो लाइट पास होगी उसमें अगेन मालस लो, नाउ लाइट पासिंग थ्रू Polaroid P3 will be, उसको चलो इसको मैं यहां पर I1 बोल देता हूं, तो ये हुई I, तो I का भी ऐसे cos स्क्वायर होगा, मतलब मैं बोल सकता हूं I1 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो लाइट यहां पर हुई उसका मालस लो, तो ये इंसिडेंट लाइट है I1, उसका वापस cos स्क्वायर हो जाएगा। देन I1 मतलब I नॉट cos स्क्वायर थीटा and cos 90 minus theta is sin, then I can say sin square theta। then what is a cos square theta into sin square theta? तब यहां पर ऐसा बोल सकता हूं मैं कि cos थीटा into sin थीटा होल स्क्वायर, और उसमें भी अगर मैं 4 डिवाइड करूं तो यहां पर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा भी हो सकता है, मतलब 4 मैंने डिवाइड किया और 4 मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर में 2 कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा। नाउ sin 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा, देन I नॉट बाय 4 sin 2 थीटा होल स्क्वायर। ओके, तो ये एक इंटेंसिटी की इक्वेशन हुई। अब उसमें बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कब मिलेगा, क्योंकि ये जब 1 हो जाए, अब ये 1 कब होगा जब ये 90 डिग्री, मतलब थीटा कितना हो जाए 45, देन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 पाई बाय 4। ये 45 हुआ, 45 इंटू 2 90 साइन 91 उसका स्क्वायर भी 1, तब यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल सकती है। ओके, चलो नंबर 9, मतलब इसका एज ए लास्ट एग्जांपल एंड दैट इज बेस्ड ऑन टुडेज टॉपिक ब्रिस्टल्स लॉ। देखो ये भी लिख लेना अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके। चलो अब 9 नंबर क्या बोला हमें 9 नंबर के अंदर कि unpolarized light incident on the plane glass surface, what should be the angle of incidence so that reflected rays are perpendicular to each other। इसका मतलब 10 पॉइंट लाइन, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें कि ये ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और ये लाइट इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड, और ये हमें 90 डिग्री बोल रखा है। ये कब 90 डिग्री होगा? व्हेनेवर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और ये R। देन फ्रॉम फिगर व्हाट आई कैन से अबाउट R, दैट इज 90 माइनस थीटा p।
और ये अगर 90 माइनस थीटा पी है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ईटा 1 साइन थीटा पी इज इक्वल टू ईटा 2 मतलब ईटा साइन 90 माइनस थीटा पी दैट इज कॉस, ये नीचे आएगा तो tan, therefore ईटा इज इक्वल टू tan थीटा पी, therefore थीटा पी इज tan इनवर्स ईटा, tan इनवर्स 1.5। तो 10 का टेबल के अंदर 1.5 की वैल्यू देखो, वो तुम्हें नियर अबाउट 57 डिग्री पर मिल सकती है। देन एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर द ग्लास इज 57 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर सभी एग्जांपल्स खत्म हुए।